इकोनॉमिक ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर छापा पड़ा है। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा पड़ा है। सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में छापा मारा है। दिल्ली एनसीआर में 21 स्थानों पर छापे मारे गए हैं। सीबीआई का स्वागत है, हम पूरा सहयोग देंगे, ये सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है। बता दें कि पहले भी कई तलाशी और छापे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये भी अरविंद केजरीवाल का कहना है। जो अच्छा काम करता है उसे ही परेशान किया जाता है, ये कहा है मनीष सिसोदिया ने। इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बना है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। देखिए, ऐसा है कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का असली चेहरा देश के सामने करता है। ये घटना ये बताती है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल से, दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल से मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी परेशान है। आज जो कार्रवाई मनीष सिसोदिया जी के ऊपर हुई, ये पहली बार नहीं हमारे ऊपर छापा। सीबीआई का छापा, ईडी का छापा, कई बार हम लोगों के ऊपर छापे पड़ चुके। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा पड़ा था। मनीष सिसोदिया के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था। सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था। 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, एफआईआर की, बाद में उनको कोर्ट ने बरी किया। तो ये सुंगलू कमेटी एक बनाई थी, 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कहीं कुछ नहीं निकला। तो ये बात साबित होती है कि किस तरीके से बदले की भावना से, दुर्भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। जब से सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीबीआई की आज रेड पड़ी है। अब इनको इसमें क्या परेशानी हो रही है कि जो भी हुआ है उसका दूध का दूध पानी का पानी हो। ये आबकारी नीति जिसके ऊपर एक बड़ी लूट हुई, और जैसे ही जांच बैठती है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार यू टर्न मार लेती है, वो अपनी आबकारी नीति बदल देती है। तो आबकारी नीति बदलने से, शराब की नीति बदलने से लूट तो नहीं रुक जाएगी। उस पे मैं समझता हूं ये सीबीआई की रेड जो हुई है, इसका स्वागत करना चाहिए सबको। और दिल्ली की आम जनता, दिल्ली की महिलाएं रो रो कर चीख चीख के कह रही थी, उनकी हाय लगी है और अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसा हमें विश्वास कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। सीबीआई के अलावा और एजेंसीज बहुत सारी हैं। प्रधानमंत्री जी के पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सबका स्वागत है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि सीबीआई का केस दर्ज किया गया है। सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय तक में छापे मारे गए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहले सीबीआई जा चुकी है। सवाल यह है मिला क्या? अब तक किसी केस में अगर कुछ मिला हो तो ये बताएं। जब छापा पड़ता है, सीबीआई जाती है, हर जगह खबर चलती है, हर जगह सवाल उठते हैं। बीजेपी वालों को मौका मिल जाता है भ्रष्टाचारी कहने का, मगर निकलता कुछ नहीं है। आज देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे, पहले पन्ने पे भारत देश के दिल्ली शहर के शिक्षा मॉडल की चर्चा हुई है। उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का एक फोटो छपा है पहले पेज पे। और पूरे देश के, पूरी दुनिया के भारतीयों के अंदर इतनी अच्छी फीलिंग है कि आज देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है। तो मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा पड़ा है और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शंकर आनंद, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी है अभी तक इस बारे में? सीबीआई का छापा पड़ा है, कहां तक पहुंची है पूरी प्रोसेस सीबीआई की? देखिए, इस वक्त में सीबीआई की टीम 21 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसके तहत 7 राज्यों में इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है।
जिस तरह से दिल्ली सरकार की आबकारी नीति रही है और खास तौर पर साल 2020 से लेकर 22 तक के बीच के दौरान जिस तरह से एक शराब नीति बनी है और उसके बाद जिस तरह से खास तौर पर 20-21 का जो मसला रहा उसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने कई ऐसे ऑब्जेक्शंस बाकायदा उन्होंने रेज किए थे और उन्होंने कहा कि कई ऐसे सवाल हैं जो बाकायदा इस शराब आबकारी नीति पर सवाल खड़े करते हैं। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा सीबीआई को खत लिखा गया था। हालांकि मैं दिखाना चाहूंगा, इस वक्त मैं सीबीआई मुख्यालय पे हूं और सीबीआई मुख्यालय की जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी बढ़ी हुई है। सीबीआई मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर जो बाकायदा जिस तरह से मनीष सिसोदिया और जिस तरह से दिल्ली सरकार से जुड़े हुए इस मामले में बाकायदा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो एक तरह से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बड़ी है। और इसके साथ साथ जो सीबीआई मुख्यालय है, सीबीआई मुख्यालय के आसपास भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं जिससे कि आम लोग या धरना प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ ना पहुँच सके। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से बाकायदा इस मामले में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की जा रही है, एक्साइज डिपार्टमेंट के पूर्व अधिकारी आनंद कुमार तिवारी के यहाँ पे छापेमारी की जा रही है, तो या ई गोपी कृष्णन के यहाँ पे छापेमारी की जा रही है। तो ये मसला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस मामले को लेकर पिछले काफ़ी समय से राजधानी दिल्ली में एक यहाँ के जो राजनीतिक गलियारे हैं वहाँ पर काफ़ी चर्चाएँ चल रही थी और आज भी इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर प्रहार कर रही है और कई आरोप लगा रही हैं। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से बाकायदा इस मामले पर शुरू से कहा जा रहा था कि इस मामले पर आम आदमी पार्टी के द्वारा जिस तरह से एक भ्रष्टाचार, खास तौर पर आम आदमी पार्टी के कई ऐसे बड़े नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो इस मामले की तफ्तीश होनी चाहिए। और सीबीआई आज जिस तरह से बाकायदा आज इस मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, तो ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा होता है। और खास तौर पर कहा जा सकता है कि जो आबकारी नीति है, जिस तरह से शराब के जो दुकान हैं उसके टेंडर प्रणाली को लेकर जिस तरह से सवाल उठे थे, तो वो मसला काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। और जिस तरह से बाकायदा इसका कनेक्शन राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक भी जुड़ा, पंजाब तक में भी इसके कनेक्शन है और आज पंजाब में भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो कुल जो 7 राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि देर शाम तक ये सर्च ऑपरेशन चलती रहेगी और देर शाम तक इस मामले में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा, कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त करने का जो काम है वो सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है। और सीबीआई की अगर बात करें मुख्यालय में, जिस तरह से हमारे सोर्स बताते हैं कि वो कई ऐसे प्रमुख कंपनियां भी हैं जिसकी भागीदारी इस आबकारी नीति में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उसके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया और उसके बाद आगे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया के आवास पर तकरीबन 7 से 7:30 बजे ही सीबीआई की टीम पहुंची, उसके बाद सर्च ऑपरेशन को प्रारंभ किया। हालांकि ये इस मामले की सबसे जो पहली जो जानकारी मनीष सिसोदिया के द्वारा ही ट्वीट करके दिया गया और बताया गया कि उनके घर में सीबीआई की टीम पहुंची है। लेकिन पिछले 3 महीनों के दौरान जिस तरह से इस मामले पर लेकर कभी गतिरोध चल रहा था, जिस तरह से कई राजनीतिक चर्चाएं चल रही थी, आज उस मामले पर सीबीआई के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि देखिए, सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई कोई भी मामले की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले काफ़ी होमवर्क करती है, काफ़ी तमाम सबूतों को इकट्ठा करती है, दस्तावेजों को इकट्ठा करती है, उसके बाद केस को रजिस्टर किया जाता है। तो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप तो अलग उसको लेकर चलिए, सीबीआई के तमाम दस्तावेजों के आधार पर, तमाम सबूतों के आधार पर ही एक्शन को प्रारंभ करती है। तो तमाम सबूतों को पहले इकट्ठा किया गया, उसे जमा किया गया, उसको देखा गया, उसकी शुरुआती तफ्तीश की गई, उसके बाद सीबीआई ने इस केस में मामला रजिस्टर्ड किया और रजिस्टर्ड करने के बाद इस मामले पर आगे की छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। निश्चित तौर पे अभी तक जो हमारे सीबीआई के सोर्स बताते हैं कि छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला गया, खास तौर पर एक्साइज एक्ट से जुड़े हुए जो तमाम जो एक्साइज जो दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है उससे जुड़े हुए कई दस्तावेज जो हैं वो इकट्ठा किया गया है। कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं उसको बाकायदा जब्त किया गया। खास तौर पर मनीष सिसोदिया और एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कई अधिकारियों के जो लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य दस्तावेज जो हैं उसको खंगालने का काम इस वक्त में सीबीआई के द्वारा किया जा सकता है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले की तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, कई बड़े खुलासे होते जाएंगे और कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही कुछ और भी बड़ी कार्रवाई को देखने को मिल सकता है। जी शंकर, जानना चाहेंगे कि अभी तो जो सीबीआई की छापेमारी की जो कार्रवाई है ये अभी काफी इनिशियल स्टेज पर है, अभी तो ये केवल सिर्फ शुरू हुई है। क्या लगता है, क्या जानकारी इस बारे में कि ये जो तफ्तीश है पूरी, ये कितनी लंबी चल सकती है?
निश्चित तौर पे देखिए, ये जो तफ्तीश का काम है काफ़ी लंबा जाने वाला है, काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। और एक केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की भूमिका की अगर बात करें तो जांच एजेंसी की भूमिका बहुत बड़ी होती है। क्या है कि देखिए, ये देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और इस जांच एजेंसी का काम करने का जो स्टाइल है वो सबसे अलग होता है। ये आरोप प्रत्यारोप पे काम नहीं करती है, बल्कि तमाम सबूतों के आधार पर यह जांच एजेंसी काम करती है। और पहले भी इस मामले में काफ़ी सबूतों को इकट्ठा किया गया और उसके साथ साथ पिछले कुछ महीनों के दौरान अगर बात करें तो पिछले 1.5 महीने के दौरान कई दस्तावेज को खंगाला और ख़ास तौर पे देखा गया कि जो शराब नीति को लेकर, जो एक आबकारी नीति को लेकर एक आरोप लग रहे हैं, क्या उस आरोप में कितनी गंभीरता है, कितनी सच्चाई है, उसको देखा गया। जो कई ऐसे अधिकारी हैं, अधिकारियों पर जो आरोप लग रहे हैं वो उसकी कितनी सत्यता है, और ख़ास तौर पर कई बिचौलियों की जो भूमिका की बात आ रही थी सामने, उस बिचौलियों को भी खंगाला गया और बाकायदा कई अलग अलग तरीके से, खासतौर पर अगर कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की अगर बात की जाए तो कई अलग अलग तरीकों से भी बाकायदा नज़र रखी जाती है और देखा जाता है। जो आरोपी होते हैं उसको बाकायदा तमाम मामलों की गंभीरता को देख करके उसको जांचने परखने के बाद ही सीबीआई केस रजिस्टर करती है और सीबीआई केस रजिस्टर करने के बाद उसका हर एक कहा जा सकता है पैमाना है और पैमाने के आधार पर ही बाकायदा वो आगे काम करती है। तो आज सर्च ऑपरेशन हो रहा है। निश्चित तौर पे हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि ये सर्च ऑपरेशन कल भी जारी रहेगा, कल भी इस मामले में लगातार सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। और 21 लोकेशन, 7 राज्यों के 21 लोकेशन अपने आप में बहुत बड़ा लोकेशन है, बहुत बड़ा एक दायरा है जहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि एक शराब नीति के साथ साथ किस तरह से इस मामले में बिचौलियों की भूमिका, किस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों की भूमिका और किस तरह से इस मामले में जो तमाम जो गंभीरता को देखते हुए किस तरह से कई अलग अलग राज्यों में जो इसका कनेक्शन है वो सामने देखने को मिल रहा है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान देखिए, अधिकारी जो सीबीआई के अधिकारी होते हैं वो काफ़ी सतर्कता से तफ्तीश करते हैं। जब किसी भी लोकेशन पर जाते हैं तो सबसे पहले उस इलाके को सबसे पहले एक कहा जा सकता है कि एक एक चप्पे की नज़र रखी जाती है, चाहे घर के अंदर, घर के बाहर। और आज भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आपसे इस मामले में हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रीटा नाराज हुई तो मंत्री जी एक्शन में आए और एक्सीएन से 3 दिन में प्रगति रिपोर्ट मंगवाने के निर्देश दिए। महेश जोशी ने कहा कि योजना में केंद्र और राज्य की बराबर की हिस्सेदारी है। ऐसे में हर काम के लिए केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसमें समय लग जाता है। तो ये कोई अकेले केंद्र सरकार की योजना नहीं है। पहली बात दिखाया जा रहा है केंद्र सरकार की योजना है। नंबर 2 बात, इस योजना में चूंकि केंद्र और राज्य के समन्वय भी बैठाना पड़ता है। कुछ चीज़ें केंद्र को, कुछ के इस योजना में चूंकि केंद्र का भी पैसा लग रहा है, हमको सारी अनुमति केंद्र से लेनी पड़ती है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा कि वो हमको अनुमति देने में डिले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन अनुमति लेने में, सामंजस्य बैठाने में एक समय लगता है। यानी मंत्री जी योजना की धीमी रफ्तार को तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए केंद्र और अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। जमुआ रामगढ़ की घटना पर सियासी बवाल। सीएम गहलोत के जवाब पर बीजेपी का पलटवार। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात दौरे पर थे। अहमदाबाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने उनसे जयपुर के जमुआ रामगढ़ इलाके में महिला को जिंदा जलाने की घटना पर सवाल पूछ दिया। फिर क्या था? अशोक गहलोत ने अपनी जानकारी के हिसाब से घटना की जानकारी मीडिया को दी
और बाहर निकलकर पूरे मामले में पारिवारिक विवाद को कारण बताते हुए गोलमोल जवाब दे दिया। फिर क्या था, बीजेपी भड़क गई। आज मैं वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा था अहमदाबाद के अंदर, एक किसी ने क्वेश्चन किया कि एक महिला ने आग लगा दी है, तो मैंने रघु शर्मा को पूछा भाई आग किसने लगा दी है। फिर मालूम पड़ा वो तो आग वो है जो पहले लग चुकी है, परिवार में झगड़ा था, देवर का भाभी का जो भी रिश्ते है, 8-10 दिन झगड़े चल रहे थे उनके, उसके अंदर भी आग लगाई नहीं लगाई, परिवार वाले तफ्तीश कर रहे थे। तो अभी उसको हमारे बीजेपी वाले उसको सोशल मीडिया में डाल दिया कि लोग उनको पता ही नहीं कि आग लगी है। आग लगी, क्राइम परिवार में झगड़ा हो गया है, पुलिस अपना काम कर रही है। तो ये बीजेपी वाले इस प्रकार से मैं समझता हूँ जो देश चला रहे हैं, महंगाई की परवाह इनको नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार को लापरवाह, संवेदनहीन करार देते हुए कहा कि सरकार की शिथिलता की बानगी है अहमदाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां राज्य के मुखिया को अपने राज्य में क्या चल रहा है ये भी पता नहीं। मैं समझता हूं कि सरकार की जो नाकामी है, सरकार की जो शिथिलता है, जो लापरवाही है, संवेदनहीनता है, उसकी बानगी जैसे मैंने शुरुआत में कही कि गुजरात की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी किसी जिम्मेवार मुख्यमंत्री को जब प्रेस एड्रेस करने जाते हैं तो उसको इस बात का इल्म नहीं है, संज्ञान नहीं है कि उसके प्रदेश में उनकी नाक के नीचे घटित क्या होता है। वहीं लगे हाथों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने ट्वीट कर सीएम अशोक गहलोत पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री जी को अपने ही राज्य, खासकर राजधानी के बारे में कितना मालूम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस वीडियो से जान लीजिए। जनाब ने गृह मंत्रालय भी अपने पास रखा है, पुलिस इनके अंतर्गत आती है, इस पर भी वे अपनी बगल झांक कर पूछ रहे हैं क्या मामला है। एक शिक्षिका को राजधानी में जिंदा जला दिया जाना इनके लिए बस एक मामला है और वो भी इन्हें नहीं पता। वहीं बीजेपी के हमलावर होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मैदान में कूद पड़े। डोटासरा ने साफ किया कि पूरे हिंदुस्तान में सबको साथ लेकर चलने वाली कोई बेस्ट सरकार चल रही है तो वो राजस्थान सरकार है। और ऐसा वातावरण बना दिया कि जैसे प्रदेश में तो पता नहीं क्या हो रहा है, सरकार नाम की कोई चीज। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। जयपुर से खबर है जहां पुजारी आत्मदाह मामले में आपको अपडेट बता रहे हैं। पुजारी गिरिराज शर्मा के शव का पोस्टमार्टम चल रहा है। एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मौजूद हैं परिजन। प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की जा रही है। पुलिस के अधिकारियों को भी मौके पर तैनात किया गया है। आर्थिक मुआवजे की घोषणा के बाद ही उठाने का लिया निर्णय। जयपुर से पुजारी आत्मदाह मामले में आपको अपडेट बता रहे हैं जहां पुजारी गिरिराज शर्मा के शव का एसएमएस अस्पताल में पोस्टमार्टम चल रहा है। एसएमएस के मुर्दा घर के बाहर मौजूद हैं पुजारी के परिजन और समाज के पदाधिकारी। प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं जयपुर से। विष्णु से जानेंगे, विष्णु क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? पोस्टमार्टम चल रहा है गिरिराज शर्मा के शव का। देखिए फिलहाल पुजारी जो दिवंगत पुजारी थे गिरिराज शर्मा, उनका एसएमएस के मुर्दाघर में यहाँ पे पोस्टमार्टम चल रहा है और उनके परिजन और समाज के जो विप्र सेना विप्र फाउंडेशन के जो पदाधिकारी हैं, काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब तक पूरे मामले में 5 आरोपियों को मुरलीपुरा थाना पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 4 आरोपी कल गिरफ्तार हो चुके थे, उसके अलावा 1 आरोपी को आज गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अब जो मांग वो ये है कि जब तक पुजारी के परिवार को आर्थिक मुआवजा नहीं दिया जाएगा, जब तक सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, तब तक उनके शव को फिलहाल उठाने से यहाँ पर इनकार कर दिया गया है। तो क्योंकि समाज के जो पदाधिकारियों ने उनके गिरिराज शर्मा के परिजनों से बातचीत करके ही यह निर्णय लिया, तो फिलहाल समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं, परिजन यहाँ मौजूद है, पुलिस जाब्ता जो है वो भी यहाँ पर लगा दिया गया है। सबसे पहले बातचीत करेंगे गिरिराज शर्मा जी के बेटे से, जानू से।
जानू क्या निर्णय आप लोगों ने लिया है, क्या सोचा है अभी? हमने तो यही कि हमें न्याय मिले और अच्छा ही न्याय मिले। न्याय मिले। हाँ, आर्थिक मुआवजे की भी मांग आप लोग कर रहे हैं? अब इसमें तो मैं भी क्या बोल रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं कि शव को जब तक लेके नहीं जाएंगे तब तक की कोई मुआवजे की घोषणा नहीं होती हाँ, है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा जब तक। अच्छा अच्छा। हाँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक नहीं लेके शव ये जाए। रखोगे हाँ, या लेके जाओगे? जब तक नहीं मिलेगा जब तक नहीं लेके जाए। तो देखिए जवाई जो है गिरिराज शर्मा के वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या निर्णय आप लोगों ने लिया है अभी तक यहाँ पर? देखो यही रहेगा सब जब तक रहेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक आर्थिक इनको नहीं मिलेगी सहायता। एक ही इंसान कमाने वाला था और वो भी जा चुका, तब 10 आदमियों कर सके से चलेगा। इस हिसाब से हम सरकार से ये निवेदन है कि इनको जो भी मुआवजा है इनका दिया जाए। तो देखिए आर्थिक मुआवजे की मांग जो है यहाँ पर है। कुछ पदाधिकारी विप्र फाउंडेशन के राजेश कर्नल हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। राजेश जी, क्या निर्णय आप लोगों ने लिया है अभी तक यहाँ पर? देखिए, निर्णय लेने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं। उनके परिवारजन से सबसे पहले आकर हम मिले। पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि एक कास्ट विशेष को जिस तरह से टारगेट करके जिस तरह की उनके साथ दुर्दांत बातें हो रही है उसकी हम भर्त्सना कर रहे हैं। और पंडित गिरिराज प्रसाद जी की जो कल उन्होंने आत्मदाह किया, हम कहते हैं वो आत्मदाह नहीं था, हत्या थी। और ऐसी हत्या का हमारी मांग ये रही है, परिवारजन से मिलकर हमने ये कहा है कि सबसे पहले तो जो मुकदमा आत्महत्या का दर्ज हुआ था उसे हत्या के रूप में कन्वर्ट करके उसकी जांच की जाए। दूसरा, परिजनों को, आश्रितों को 25 लाख का मुआवजा दिलाया जाए। उनके परिवार में कोई ऐसा कमाने वाला नहीं है, उनकी पत्नी के लिए डेयरी बूथ अलॉट किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, जिस मंदिर की सेवा पूजा करने में उन्होंने अपनी जान गंवाई है, आज भी उनके परिवारजन अगर वहाँ मंदिर की पूजा सेवा करते हैं तो उनके साथ सुरक्षा नहीं है। तो ये बात सुनिश्चित हो कि उनकी सुरक्षा हो और वही इस मंदिर की पूजा सेवा करते रहें। तो इन सब बातों को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। अंतिम निर्णय परिवारजनों का है और हम हमेशा रहे हैं, परंतु हम आपके माध्यम से सरकार को और प्रशासन को ये बता देना चाहते हैं कि जिस तरह की हरदर्मियता, जैसा कि अभी पता पड़ा 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और लोगों का अरेस्ट अभी होना बाकी है। तो ऐसा क्या हो गया है? अगर राज्य में कोई मंत्री के यहाँ या कोई कैबिनेट मंत्री के यहाँ कोई वारदात हो जाती तो विद इन 3 दिन में, 3 घंटे में आदमी वो करके पुलिस पदक लेने में पहुंच जाती। एक गरीब ब्राह्मण मरा है, पुजारी मरा है, तो क्या उनके साथ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? त्वरित प्रभाव से कार्रवाई हो और 302 के तहत उन पर मुकदमा चला जाए, यही हमारी विशेष। तो देखिए समाज के जो पदाधिकारी उनका कहना है कि 302 यानी हत्या के मुकदमे में ये धाराएं जो केस चलना चाहिए और उसके अलावा आर्थिक जो मुआवजे की मांग यानी करीब 25 लाख रुपए की मुआवजे की मांग भी समाज के पदाधिकारी कर रहे हैं। तो फिलहाल काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं यहाँ पे। विप्र सेना, विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी मौजूद है। ये SMS का मुर्दा करें, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि सर क्या मांगे हैं आप लोगों की यहाँ पर, अब तक क्या निर्णय आप लोग ले रहे हैं? देखिए, अभी परिजनों की ये इच्छा है कि सरकार और उनके प्रतिनिधि उनसे वार्ता करें और जो राजस्थान में गहलोत सरकार जिस तरह से जहाँ भी घटनाएं हो रही है उनमें जो राहत जो दे रहे हैं परिजनों को, वो यहाँ भी प्रदान करें। और चूँकि ये 1 माह में तीसरी घटना राजस्थान में पंडित पुजारियों के आत्मदाह की है, एक प्रोटेक्शन बिल बनाया जाए पंडित पुजारियों के लिए। जगह जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। भूमाफियाओं ने विकास समिति के नाम पर जो एक प्रचलन चलाया है और मंदिरों पर, पार्कों पर एक कब्जा करने की रणनीति बना रखी है, उसके खिलाफ सख्त कानून लाया जाए। जहाँ एक तरफ पट्टे दे रहे हैं 2 साल के लोगों को रहने वाले को, और जो 20-20, 25-25 साल से जो व्यक्ति सेवा पूजा कर रहा है मंदिर में भगवान की, उसको 1 मिनट में निकाल दिया जाता है। इनके प्रोटेक्शन का बहुत ज़रूरी है, सरकार सोचे इस बारे में। विप्र कल्याण बोर्ड भी गठन किया है सरकार ने, लेकिन वो भी, उनकी भी भूमिका बिल्कुल भी शून्य है, वो भी इस बारे में कोई विचार नहीं कर रहे। हमारी मांग यही है सरकार से कि वो शीघ्र से शीघ्र प्रतिनिधि अपने भेजें यहाँ और वार्ता करें परिजनों से और सामाजिक संगठनों से और इसका रास्ता निकालें। पोस्टमार्टम के बाद शव उठेगा या नहीं, क्या निर्णय आप लोग ले रहे हैं परिवार के साथ मिलकर? देखिए, पोस्टमार्टम के पास में परिवारजनों से जिस तरीके से बातचीत हुई है और समाज के संगठन के जितने पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, उसके बाद में निश्चित रूप से तय हुआ कि पोस्टमार्टम के बाद शव यहाँ से किसी भी सूरत में नहीं उठेगा जब तक परिवार की मांगें नहीं मानी जाएगी और जब तक समाज के जितने लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित है,
उन्होंने आगे का जो इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको रोकने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। उस रोड मैप के लिए भी हम लोग बैठ करके सरकार से वार्ता करेंगे और सरकार का कोई भी उच्च अधिकारी या जो भी कोई प्रतिनिधि मंडल है वो आकर के इनसे वार्ता करें, इनकी जो मांगे हैं उनको पूर्ण करें और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस चीज़ के लिए सरकार एक गाइडलाइन तैयार करे जिससे इस चीज़ की घटनाएं दोबारा नहीं हो। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी आए ना कोई नेता, उसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? आना पड़ेगा इस संवेदनहीन सरकार को यहाँ पर बात करने के लिए अपने प्रतिनिधि को, चाहे पुलिस महकमे के जरिए। विष्णु, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हिंदुस्तान में अगर किसी स्टेट में सबसे बेस्ट सरकार चल रही है तो वो राजस्थान में है। अगर सब वर्गों को साथ लेकर के कोई योजनाएं और कोई बजट बढ़िया हुई है तो वो राजस्थान है। जालोर से लेकर जमुआ रामगढ़ तक हुई घटनाओं के बाद राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई है। वहीं बीजेपी किसी भी मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। जाहिर है दोनों दलों में सियासी रस्साकशी आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वाटर ड्रोन और एरियल ड्रोन के अलावा जल्द ही एसडीआरएफ के बेड़े में पेलोड ड्रोन को भी शामिल किया जाएगा, जिसकी मदद से जहां पर भी पानी में फंसे हुए कुछ लोग होंगे, इस पेलोड ड्रोन की मदद से सामान जो है, कुछ खाने पीने की वस्तुएं उन तक पहुंचाई जा सकेगी, जिससे कि पानी में फंसे हुए लोग राहत महसूस करेंगे। ये देखिए, पानी को चीरता हुआ कैसे ये यंत्र अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसे खिलौना समझने की भूल मत कीजिए। ये पानी में डूब रहे शख्स को मौत के मुंह से खींच लाएगा। वाटर ड्रोन में हर तरफ 2 हैंडल हैं। जब भी किसी स्थान पर पानी में 4 व्यक्ति डूब रहे होंगे, वहां तुरंत रिमोट कंट्रोल के जरिए तेजी से वाटर ड्रोन भेजा जाएगा। वाटर ड्रोन पर मौजूद हैंडल पकड़कर 4 व्यक्ति खुद को डूबने से बचा सकेंगे। इसके बाद एसडीआरएफ के जवान लाइफ सेविंग बोट के जरिए उन लोगों तक पहुंचकर उन्हें बोट में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जा सकेंगे। मैनुअली अगर आदमी उस डूबते व्यक्ति को बचाने के लिए पहुंचता है तो उसको टाइम लगता है। इसके ज़रिए, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो करीब 6 to 8 नॉटिकल माइल है, मतलब 12 से 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ये रन करता है। तो जो भी विक्टिम है, जो भी टारगेट है, उसके पास पहुंचने बहुत कम समय में ये वहाँ पहुँच करके, और अगर 4 व्यक्ति वहाँ पे डूब रहे हैं तो एट ए टाइम 4 व्यक्तियों को अगर उसको पकड़ लिया गया है तो वो डूबेंगे नहीं, और हमारी जो है सेविंग बोट जो है जाकर उसको रेस्क्यू करके वापस सुरक्षित स्थान पर ले आएगी। दरअसल आपदा में फंसे लोगों को बचाने का काम करने वाली राजस्थान एसडीआरएफ समय के साथ खुद को अपग्रेड करती जा रही है। इसी सिलसिले में कई ऐसे आधुनिक उपकरण एसडीआरएफ के बेड़े में शामिल किए गए हैं जो आपदा में फंसे लोगों को नई जिंदगी देने का काम कर रहे हैं। ये वाटर ड्रोन उसी का हिस्सा है। वाटर ड्रोन के अलावा एसडीआरएफ के पास एरियल ड्रोन भी मौजूद है, जिसे आगे और अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही ऐसे एरियल ड्रोन बेड़े में शामिल किए जाएंगे जो किसी बड़े क्षेत्र में पानी में फंसे किसी व्यक्ति की लाश की सटीक जानकारी देंगे। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो और भी मॉडर्न ड्रोन्स है जिसमें आपका इमेजेस लिया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि डेड बॉडी हमें मिलती नहीं है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो ये विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पे डेड बॉडी पड़ा हुआ है। सेकंड है कि पेलोड वाले जो ड्रोन्स हैं उसमें हम कहीं कोई सामान कहीं भेजना चाहें, कोई रेस्क्यू आइटम्स या इक्विपमेंट, वो भी हम वाया पेलोड ड्रोन्स हम कर सकते हैं। एसडीआरएफ के पास पेलोड ड्रोन भी है जो आपदा की स्थिति में राहत सामग्री पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे कई आधुनिक उपकरण एसडीआरएफ के बेड़े में शामिल किए गए हैं जो आपदा में फंसे लोगों को नई जिंदगी देने का काम करते हैं।
वर्तमान में प्रदेश में बारिश की स्थिति को देखते हुए जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर रेंज में इन वाटर ड्रोन्स की तैनाती की गई है। उम्मीद है राजस्थान की एसडीआरएफ अब जिंदगियों को बचाने में और कामयाब होगी। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम में शामिल हुई ये वाटर ड्रोन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी में दौड़ेंगे। रिमोट से संचालित होने वाले ये वाटर ड्रोन 4 जिंदगियों को एक साथ पानी में डूबने से बचा सकते हैं। तो फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में ये वाटर ड्रोन काफ़ी बेहतर काम करेंगे और लोगों की ज़िंदगी को बचाएंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर में पुजारी ने खुद को लगाई आग। मंदिर खाली करने का दबाव बना रही थी समिति। संत समाज ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शंकर विहार कॉलोनी में, जहाँ पर प्लाट नंबर 32 के बाद आज सुबह करीब 5 बजे पंडित गिरिराज शर्मा ने यहाँ पे आत्मदाह किया। यहाँ पे फिलहाल पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग कर रखी है और यहीं पे ये घटना स्थल है जहाँ पर रस्सियाँ पुलिस ने एहतियात के तौर पे लगा रखी है। प्लाट नंबर 32 जो कि मूलचंद मान, जिनके ऊपर ये आरोप भी लग रहे हैं कि उनकी परेशान करने की वजह से पुजारी गिरिराज शर्मा ने आत्मदाह। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब आपको सीधा ले चलते हैं कोटा, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद हैं। यहां ओम बिरला पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा पहुंचे हैं और यहां लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। ओम बिरला कोटा दौरे पर ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोटा से लाइव, जहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लोगों से बातचीत करते हुए। कोटा से ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे हैं और यहां वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ आई हुई है लोकसभा से बातचीत के लिए। लोग अपनी समस्याएं लेकर लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे हैं और ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष भी लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। कोटा से ये लाइव तस्वीरें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा दौरा। लोगों से बातचीत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। हजारों की संख्या में यहां लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने अपनी बातें, अपनी समस्याएं, अपनी मांगे लेकर हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और एक एक करके अपनी बातें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लोग बता रहे हैं। देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन्स पर कोटा से ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बातचीत के लिए। कुछ मांगे हैं, कुछ लोगों की समस्या है जिनको लेकर ये लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और कोटा दौरे पर ओम बिरला भी लोगों से काफ़ी सरलता से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और एक एक करके जितने भी लोग आए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोग अपने साथ कुछ पत्र भी लेकर आए हैं जिन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जिनको पढ़ रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं। एक के बाद एक आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का आने का सिलसिला जारी है। कोटा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लोकसभा अध्यक्ष मौजूद हैं और कोटा में ओम बिरला से मिलने के लिए लोगों की भीड़ एकदम उमड़ पड़ी है और लोग यहां अपनी तमाम तरह की बातें, मांगे और परेशानियां लेकर लोकसभा अध्यक्ष के सामने पेश हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष भी लोगों की समस्याओं को एक एक करते सुन रहे हैं और इस सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए लोगों की आप
भीड़ देख सकते हैं किस कदर मौजूद है। बता दें कि ओम बिरला अमूमन आते रहते हैं कोटा दौरे पर और कई बार जन सुनवाई करते हैं, और आज जब वो कोटा दौरे पर आए हैं तो देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी है अपनी समस्याओं को लेकर, मांगों को लेकर लोकसभा अध्यक्ष के सामने। और लोकसभा अध्यक्ष भी काफ़ी सरलता के साथ लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से उनकी बातचीत, उनकी समस्याएं या जो भी कह लें कि मांगे हैं उनको लेकर बातचीत कर रहे हैं लगातार। कुछ लोग यहाँ पर कुछ प्रार्थना पत्र जैसा भी कुछ लेकर आए हैं जिसको ओम बिरला पढ़ रहे हैं पहले, उसके बाद उस पर क्या एक्शन लिया जाए या क्या निर्देश देने चाहें आगे, वो पढ़ के उसके बाद उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। बढ़ते आगे और रुक कर लेते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है। आदि बद्री और कनकांचल पर्वत वन भूमि घोषित हो गया है। 757.40 हेक्टेयर पहाड़ वन भूमि घोषित हो गई है। राजस्व विभाग ने ये घोषणा किया है। सभी खनन पट्टाधारियों को सुनवाई का मौका, 15 दिन का नोटिस जारी कर सुनवाई का मौका मिलेगा। खान विभाग ने 46 खनन पट्टों को खत्म किया है। बड़ी खबर इस वक्त की भरतपुर से आपको बता रहे हैं। आदि बद्री और कनकांचल पर्वत वन भूमि घोषित हो गई है। 757.40 हेक्टेयर पहाड़ वन भूमि घोषित हो गया है। अब राजस्व विभाग ने ये घोषणा की है।